नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जहां हैदराबाद से कोवैक्सीन जयपुर पहुंच गई है। वहीं आज मरुधरा में वैक्सीनेशन का फाइनल रिहर्सल भी जारी है। जबकि आपको बताएंगे क्यों सीमेंट प्लांट में संग्राम मचा है। वहीं आपको दिखाएंगे कहां लूट हुई और कहां हुई चोरी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। जयपुर में आज हैदराबाद से आई एयर एशिया की फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का शुभ आगमन हुआ। भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की 20,000 डोज की पहली खेप फ्लाइट में पहुंची है। इसे पुलिस की निगरानी में एयरपोर्ट से सीधे आदर्श नगर के स्टेट ड्रग स्टोर सेंटर पर लाया गया। वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन के पहुंचने पर पंडित जी ने वैक्सीन के डिब्बे पर टीका लगाया और फिर नारियल भी चढ़ाया। आपको बता दें कि आज शाम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की डोज जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। तो अब इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां से वैक्सीन को शिफ्ट किया गया। देखिए, इंतजार जो था एक लंबे समय से, और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार लंबे समय से जिस चीज का था वो अब जयपुर पहुंच चुकी है, यानी कोरोना की वैक्सीन। और आज फाइनल ड्राई रन जो है वो भी चल रहा है प्रदेश में। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पंडित जी ने टीका लगाया, नारियल चढ़ाया और उसके बाद ये तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खुशी जो है लोगों के चेहरे पर वो देखते ही बन रही है, क्योंकि एक लंबे वक्त से इसी वक्त का इंतजार था कि कब कोरोना की वैक्सीन जो है वो लॉन्च होगी और वो कब लोगों को लगनी शुरू होगी। तो लगनी तो शुरू होगी 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले वैक्सीन के पहुंचने की जो तस्वीरें हैं, जयपुर पहुंचने की जो तस्वीरें हैं वैक्सीन के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर के जो सीएमएचओ कार्यालय है वहां पर इसे रखा गया है। राजस्थान पुलिस के जवान इस कोरोना वैक्सीन के डोज की सुरक्षा कर रहे हैं और डोजेज भी पहुंचेंगे। भारत बायोटेक से आने वाले इस डोज को यहां पर जो है इस फ्रिज के अंदर, डी फ्रिज के अंदर रखा गया है। ये वो लोग हैं, ये वो टीम होगी जो यहाँ पर इस वैक्सीन की सुरक्षा करेगी। इस सुरक्षा में ये लोग मौजूद रहेंगे। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है महेश जी कि वीआईपी लोगों के, वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में और आम लोगों की सुरक्षा का काम तो पुलिस का है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा किसी दवाई की डोज की सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग लगे। ये कितना ऐतिहासिक क्षण है राजस्थान पुलिस के जवान महेश कुमार के लिए? सर, बहुत गौरवशाली क्षण है और इसके लिए तो काफ़ी जनता है इसकी भलाई के लिए है। और हम इसकी 24 घंटे सुरक्षा में हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है और हम 24 घंटे तैनात हैं इसमें। 24 घंटे तैनात रहेंगे। अरुण, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा? आप लोग यहाँ मौजूद रहेंगे 24 घंटे इसकी सुरक्षा के अंदर, कितना फक्र हो रहा है? बिल्कुल सर, एकदम बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और अपने आप को एक बहुत अच्छा फील कर रहा है कि हम इस विभाग के अंदर हैं और उस चीज़ की सुरक्षा कर रहे हैं। ये एक आज के टाइम की संजीवनी बूटी है सर। आई एम फील प्राउड। अनुचरण जी, कितने साल हो गए आपकी नौकरी को? ऐसा क्षण पहली बार आया इतिहास में। किस तरह से आप अपने आने वाली पीढ़ी को आप बताएंगे इस बारे में? 22 साल हो गई सर मेरे को। पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छी बात जी। परिवार के लोगों को किस तरह से बयां करेंगे आप कि आपने कोरोना वैक्सीन जैसी दवाई आई थी और उसकी सुरक्षा की थी? परिवार को बताएंगे जाके कि भाई बहुत अच्छी जगह ड्यूटी लगी है आज हमारी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, और उन तस्वीरों को देखने के लिए लोग तरस गए थे। तमाम टेम्परेचर्स को यहाँ पर मेंटेन किया गया है, जीपीएस से इसे ट्रैक किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा इस जीपीएस को ट्रैक करने के साथ साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे रास्ते पुलिस ने इसको एस्कॉर्ट किया, सीआईएसएफ ने इस वैक्सीन को रिसीव किया, साथ में एयर एशिया के जो तमाम लोग थे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, उसी तरह से तमाम लोगों की मेहनत है, उसका फल जो है अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलने जा रहा है कोरोना वैक्सीन के रूप में। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवार, न्यूज 18 जयपुर।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर वैक्सीन की दूसरी खेप उदयपुर पहुंच गई है। तो कोरोना की वैक्सीन आखिरकार उदयपुर भी पहुंच गई है। उदयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड कर चुकी है। इंडिगो की यह फ्लाइट है जिससे वैक्सीन को उदयपुर लाया गया है। तो कपिल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, क्या जानकारी? एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक लम्हा, फ्लाइट पहुंच चुकी है उदयपुर। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और आज इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आई है। उदयपुर में इंडिगो की फ्लाइट संख्या 65402 निर्धारित समय से ठीक 8 मिनट पहले लैंड हुई है और उसी फ्लाइट के अंदर कोविड की जो वैक्सीन है वो उदयपुर पहुंची है। उदयपुर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की खेप आई है और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 1,05,000 वैक्सीन की डोज उदयपुर पहुंची है, जो कि उदयपुर से संभाग के सभी जिलों में सप्लाई की जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर इस वैक्सीन को प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने रिसीव किया है। कार्गो से इस फ्लाइट के कार्गो से जो वैक्सीन का जो बॉक्स था उसे उतार लिया गया है और उसे उतारने के साथ ही जो कोल्ड बॉक्स, जो कि वैक्सीन की वैन जो यहाँ से मेडिकल टीम लेकर गई थी, उसके अंदर इस बॉक्स को रखवा दिया गया है। इसे एयरपोर्ट से अब कुछ ही देर में रवाना किया जा रहा है। बड़ी स्थित जो वैक्सीन स्टोर सेंटर बनाया गया है उदयपुर में, राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर सेंटर है, वहां के लिए कुछ ही देर में रवाना किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में उसे यहाँ पर लाया जाएगा और 16 तारीख को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उससे पहले संभाग के जो अन्य जिले हैं वहां पर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुए उसके अनुसार ये जो वैक्सीन है इसको सप्लाई कर दी जाएगी। ये अभिषेक। बिल्कुल कपिल, अब इस वक्त वहां हलचल क्या है? क्योंकि सबसे अहम बात हो जाता है कि देखिए एक लंबे वक्त से जिस समय का हर कोई इंतजार कर रहा था वो समय आ गया है। तो अब ऐसे में चेहरे आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि चेहरे पे जो मुस्कुराहट हमने जयपुर में देखी, जिस तरीके से वहां पूजा पाठ किया गया और उसके बाद वैक्सीन को भेजा गया, हलचल वहां पे क्या? देखिए निश्चित तौर पर उत्साह का माहौल उदयपुर में भी था और यही वजह थी कि जो फ्लाइट निर्धारित समय 1 बजे लैंड होनी थी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी ठीक 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंडिगो की फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई सभी के चेहरों पर मुस्कान देखी गई, एक उत्साह देखा गया, क्योंकि पिछले करीब 8-9 महीने से लगातार तनावपूर्ण जीवन में जो कि कोरोना वॉरियर है, चिकित्सा विभाग की टीम है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे तनाव के माहौल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब उन्हें भी इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जिस तरह से वैक्सीन अब पहली खेप पहुंची है, जल्दी इसकी पूरी तादाद सभी जगहों पर पहुंचने लगेगी और हर जरूरतमंद को ये टीका उपलब्ध हो पाएगा। तो इसको लेकर सभी काफी उत्साहित है, काफी खुश हैं और ये जो इंतजार की घड़ियां है उदयपुर में भी अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल कपिल, इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन साथ ही अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वैक्सीन वहां पहुंची है, आज 13 तारीख है, 14-15 2 दिन का इंतजार और उसके बाद 16 से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इन 2 दिनों में प्रक्रिया क्या होने वाली है? स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग जिलों में भेजने को लेकर के क्या तैयारी है? देखिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो कि पहले फेज में जिन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है उनके जो डेटा है वो ऑनलाइन फीड हो चुके हैं और सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 2 दिन में राज्य सरकार जिस प्रकार से निर्देशित करेगी और विभिन्न जिलों के सीएमएचओ जो डिमांड उदयपुर के वैक्सीन स्टोर पर भेजेंगे उसकी यहाँ से वैक्सीन इश्यू की जाएगी। एक एक वैक्सीन पर चिकित्सा विभाग की और जिला प्रशासन पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। जिस भी जिले को वैक्सीन की जरूरत होगी। बिल्कुल कपिल, और ये सबसे पहले हम न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीर, उदयपुर एयरपोर्ट की, जहां पर वैक्सीन पहुंची और वहां पे जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे थे पहले से ही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उदयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, और अब यहां से उदयपुर संभाग के अलग अलग जिले, जो सभी 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के, जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उस हिसाब से वैक्सीन को
सभी जिलों में भेजने को लेकर के भी पुख्ता तैयारी की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उदयपुर में आज कोरोना वैक्सीनेशन का अंतिम ड्राई रन भी किया गया। इसमें 17 ब्लॉक पर 340 हेल्थ वर्कर को शामिल किया गया। इसके तहत वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी तैयारियों का अंतिम रिहर्सल किया गया और तैयारियों को जांचा गया। वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही उदयपुर में पहले दिन 12 स्थानों पर 1200 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद कुल 193 सेंटर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलेगी। उदयपुर देखिए पूरी तरीके से तैयार हैं। खासकर हम आरएनटी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे आज जो ड्राई रन रखा है और आप सब लोगों ने हमारी जो तैयारियाँ देखी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस तैयारी में हम कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और इसका ड्राई रन का मतलब ये होता है एक तरह से हम रिहर्सल कर लें कि कहीं कोई कमी तो नहीं है इस तरह की, जहाँ भी कोई कमी हमें नजर आएगी उस हिसाब से और हम पूरी कर लेंगे। बाकी जो हमारी साइट्स होनी चाहिए कि एंट्री है, रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, देन वैक्सीनेशन, ऑब्जर्वेशन एरिया है, सभी जगह हमारी पूरी टीम मुस्तैद है यहाँ पे। वहीं वैक्सीन को लेकर आज बीकानेर में भी एक बार फिर ड्राई रन किया गया। इससे पहले यहां 2 बार ड्राई रन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। वहीं आज 7 जगहों पर ड्राई रन आयोजित किया गया। यह ड्राई रन कोलायत, महाजन, खाजूबाला, पीबीएम हॉस्पिटल, डायबिटीज सेंटर, एसपी मेडिकल कॉलेज न्यू बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग, कोठारी हॉस्पिटल में आयोजन किया गया। इस दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह व्यवस्थाएं की गई थी। पीबीएम में डायबिटीज सेंटर में ड्राई रन का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर बीकानेर के अंदर डायबिटीज सेंटर के अंदर जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद में उसका जो लिस्ट के अंदर जो नाम है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन व्यवस्था की है और आप देख सकते हैं डायबिटीज सेंटर के अंदर ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अपनी पूरी तरीके से जो कार्य प्रणाली है उसमें यहाँ पर अवगत करा रहे हैं और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में ये ड्राई रन का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की अगर परेशानी होती है तो उसे जो चिकित्सक है वो निर्वाह कर सकते हैं। आज हम ये कोविड वैक्सीनेशन का 3rd ड्राई रन कर रहे हैं। पहला हमने जेनेटिक अस्पताल में किया था तो 8 तारीख को किया था, उसके बाद एक बार सैटेलाइट अस्पताल में किया था। आज ये 2 बाकी बूथ बच गए उनका ड्राई रन कर रहे हैं। इसमें वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है जो वैक्सीनेशन के टाइम हमें चाहिए। वैक्सीन अभी हमारे पास आई नहीं, वैक्सीन आने के बाद हम 16 तारीख से वो रन शुरू कर देंगे। ये जो वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है वो पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है और पूरी तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ के साथ में जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। फिलहाल अगर ड्राई रन की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में ड्राई रन किया जा रहा है और अगर इस दौरान किसी तरह की इमरजेंसी भी आती है तो पूरी तरीके से एहतियातन। वहीं कोटा में वैक्सीन आने से पहले आज एक बार फिर ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन 14 सेंटर्स पर किया गया। कोटा शहर के 5 और ग्रामीण इलाकों के 9 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन का निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारियों ने किया। इस ड्राई रन में हर सेंटर पर 20-20 लाभार्थी शामिल हुए। आपको बता दें कि कोटा में 17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर उच्च अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस थी उन्हीं के बिंदु अनुसार ही अपन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। नीचे से अपन ने शुरुआत गार्ड से की है। गार्ड को सबसे पहले जो लाभार्थी है वो अपना मैसेज दिखाएगा मोबाइल से। मोबाइल के बाद में वो चेक करेगा कि ये वही कैंडिडेट है जो जिसको टीका लगना है। उसके बाद में वो अपने रजिस्टर में एंट्री करके और उसके बाद में वो मोबिलाइज़र के पास भेज रहा है और मोबिलाइज उसको पूछ रही है कि आपको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई कैंसर, इस तरह की कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित तो नहीं हो। आपका सैचुरेशन यहाँ पे नापा जा रहा है कि आपका सैचुरेशन मेंटेन है, आपका टेम्परेचर तो नहीं है। वो थर्मल गन से अपन सबको नापा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद
जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केसी वेणुगोपाल जयपुर के दौरे पर हैं। सीएम और केसी वेणुगोपाल की बैठक सीएमआर में इस वक्त चल रही है। केरल चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद हैं। साथ ही प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। संगठन विस्तार पर भी चर्चा संभव है कि हो। तो केसी वेणुगोपाल जयपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस वक्त सीएमआर में बैठक कर रहे हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा वो भी मौजूद हैं। संभव है कि केरल चुनाव को लेकर चर्चा हो, क्योंकि केरल की एक अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई है। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल उनसे चर्चा करें। I'm looking forward raising the issue of Rajasthan in Parliament. Last session also I raised the issues. Then I am raising the issues in the standing committee also. I am working in the standing committee of tourism, transport, civil aviation, culture, everything, which is very much important for Rajasthan. Sir, what about Kerala चुनाव के बाद? Nothing political. Have you identified any issues of the Rajasthan? Exactly. There are issues in the highways, there are issues relating to tourism project, which I am working as, I told you, I am working as standing committee member of tourism, transport and civil aviation. Political issues? No political issues. Sir, आपकी एक कमेटी बनी हुई है पायलट की वापसी के बाद, क्या मंत्रिमंडल यहाँ के एमएलए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अप्रैल तक इंतजार नहीं कर पाएंगे शायद। That committee is working. That committee working is going on. Nothing else. तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जयपुर से जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, अभी जो हमने सुना केसी वेणुगोपाल को, उसमें केरल चुनाव को लेकर के वो उन्होंने कहा कि केरल चुनाव को लेकर के एक तरीके से दूरी बनाते नजर आए, कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बैठक चल रही है, क्या क्या मुद्दे आज बैठक के हैं संभव जिस पर चर्चा हो? देखिए, जो सीएम निवास पर अधिकारियों को बुला करके जो चर्चा हो रही है उसमें संसद सत्र में उठाए जाने वाले राजस्थान के मुद्दों को लेकर के ब्रीफ लिया जा रहा है। राजस्थान में चाहे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का मामला हो, चाहे केंद्र में लंबित और बहुत सारी जो योजनाएं और मुद्दे राजस्थान के चल रहे हो, उन मुद्दों को अफसरों से उनके बारे में डिटेल से जानकारी लेकर के, और आने वाला जो सत्र है उसमें राज्यसभा सांसद के नाते केसी वेणुगोपाल मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद हैं। लिहाजा यहाँ के जो प्रमुख पॉपुलर डिमांड्स हैं, जो केंद्र में लंबित मुद्दे हैं, उनको लेकर के केसी वेणुगोपाल अफसरों से फीडबैक लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उठाएंगे। देखिए, जो एक सांसद प्रकोष्ठ भी दिल्ली में गठित है, वो सांसद प्रकोष्ठ भी पूरा फीडबैक राजस्थान के सांसदों को राजस्थान के मुद्दों को लेकर के अवेलेबल करवाता है। लेकिन केसी वेणुगोपाल खुद यहां पर चल करके आए हैं और अफसरों से इसको लेकर के दिल्ली में सांसद प्रकोष्ठ के बजाय यहां पर वो चर्चा कर रहे हैं। ये तो बात हुई संसद सत्र का मुद्दा है। अब चूंकि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनकी यात्रा को लेकर के सियासी हलकों में सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि जिस तरह की सियासी घटनाएं राजस्थान में इन दिनों हो रही है उसके लिहाज से इस दौरे को सामान्य तो कतई नहीं माना जा सकता। हमने केसी वेणुगोपाल से जो 2-3 सदस्यीय कमेटी जो बनी हुई थी पायलट कैंप से सुलह को लेकर के, उसके बारे में भी सवाल किया था, तो साफ तौर से केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि कमेटी का काम है वो जारी है। इसके कई मायने हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के भी चर्चाएं हैं, तो उस संबंध में भी सीएम अशोक गहलोत से चर्चा होनी है। केरल चुनाव का एक बड़ा इश्यू है, भले केसी वेणुगोपाल ने मना किया हो ऑन द रिकॉर्ड कि केरल चुनाव पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन चूंकि
सीएम अशोक गहलोत को केरल चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया हाईकमान की ओर से। तो इस मुद्दे पर भी प्रमुख तौर से जो वहां के स्थानीय समीकरण है और जो चुनाव मैनेजमेंट है उसको लेकर के भी प्रमुख तौर से चर्चा होने की पूरी संभावना है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के केसी वेणुगोपाल सीएम के साथ में चर्चाएं करेंगे। उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां साथ में गए थे, लेकिन सीएम और केसी वेणुगोपाल के बीच जो 1-to-1 चर्चा है उसको लेकर के सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं, हालांकि इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो ऑन द रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आती, लेकिन इतना तय है कि जो बताया जा रहा है मामला उससे भी अलग हो सकता है, जिसके नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति में सामने भी आ सकते हैं। एक कयास ये भी है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जो संभावना है उससे पहले पार्टी के भीतर जो राजनीतिक तौर से होमवर्क किया जाना है उसी के मद्देनजर केसी वेणुगोपाल के इस दौरे को जोड़ करके देखा जा रहा है। चलिए अब तो देखना है हम ये भी होगा गोवर्धन की बैठक के बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं, और मीडिया से बात करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बैठक पर आप नजर बनाए रखें। पीएम मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मैंने यह पाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। 2016 से जब भी किसानों को मुसीबत आई है इस योजना के तहत उनको अनुदान मिलता आया है। प्रत्यक्ष उदाहरण है 2019 की खरीफ की फसल। 2019 की खरीफ की फसल बिल्कुल चौपट हो गई थी, क्योंकि अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण पानी भर गया खेतों में और उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान सोयाबीन फसल का किसानों का प्रतापगढ़ जिले में हुआ। ऐसे में मात्र 5-7 करोड़ की प्रीमियम के आधार पर हमारे किसानों को 91 करोड़ का अनुदान इस फसल बीमा योजना के तहत मिला है। प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, और प्रधानमंत्री जी ऐसे ही सभी किसानों को बीमा देवें। फसल खराब होने पर सभी को बीमा मिले तो काश्तकार अपने आप ही ऊंचा आ जाएगा। और मेरा 2018-19 का भी टाटा कंपनी में मैंने ओरिजिनल खराबा था और वो खराबा मुझे आज दिन तक भी नहीं मिला, तो आप भी उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई करिए। हमारी टेकड़ी सर्किल में बिल्कुल फसल खराबा था, उसके तहत भी बीमा नहीं आया। और ये जो भी फ्यूचर कंपनी है उसने मेरे 8,22,000 रुपये 24,000 रुपये डाले हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के अंदर लॉन्च हुई और इसका परिलाभ काश्तकारों को मिलना शुरू हुआ, तब से हमको इसके लाभांश के रूप में क्लेम राशि कुछ ज़्यादा ही बढ़ के आई। दूसरी बात, इसमें क्लेम राशि जो प्रीमियम राशि काटी गई उसके अगेंस्ट में, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि करीब 2019-20 में जो नुकसान हुआ उसकी क्लेम राशि भी अल्टीमेटली जिनके पूरे गांव में नुकसान हुआ उनको भी आई है। उसके साथ साथ जिन्होंने व्यक्तिगत लाभांश या जिनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ और व्यक्तिगत लाभांश के लिए जो शिकायतें दर्ज करवाई उनका बहुत ही अच्छी प्रीमियम राशि क्लेम के साथ प्राप्त हुई है। अब बात मरुधरा में होने वाले निकाय चुनाव की। झालावाड़ में भी 5 निकायों के लिए चुनाव होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा कई अन्य संगठन भी अपनी कमर कस चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी कार्यालय में योग्य प्रत्याशियों के चयन के लिए माथापच्ची चल रही है। बात अगर बीजेपी की करें तो यहां चुनावी दंगल की कमान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने संभाल रखी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बार पार्टी सभी 5 निकायों पर परचम लहराएगी। वहीं दूसरी ओर गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस खेमे में भी टिकट वितरण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षक अनूप ठाकुर सभी जिले के जिलाध्यक्षों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं।
वहीं अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने आज से घर घर प्रचार अभियान की शुरुआत की है। मेरा प्रत्याशी मेरा परिवार के स्लोगन के साथ बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की। नगर निगम चुनाव प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अजमेर के भोपो का बड़ा इलाके से इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की और पर्चे बांटे। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता धरातल पर रहकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगा। साथ ही उन्होंने अजमेर नगर निगम में एक बार फिर बीजेपी का बोर्ड बनाने का दावा किया है। की प्रक्रिया शुरू हुई है। परसों नामांकन भरने का आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी एक सेकेंडरी चीज होता है। इस कारण से हमने पिछले 4-5 दिन में, जहां पहले छोटी टोली की बैठक, कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक, फिर मोर्चों के सम्मेलन शुरू किए। आज इसी प्रकार पूरे अजमेर नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए अपील करेगा। वहीं बीकानेर में नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ श्री डूंगरगढ़, देशनोक और नोखा में पालिका में आरएलपी ने भी ताल ठोक दी है। तीनों जगहों पर आरएलपी अपने प्रत्याशी उतार रही है। ऐसे में पार्टियों के समीकरण खराब करने के लिए आरएलपी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। आरएलपी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी आगे की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने दौसा दौरे के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान का बीजेपी परिवार एक है और सब मिलकर काम करेंगे। साथ ही मीणा ने वसुंधरा राजे बिना बीजेपी शून्य वाले बयान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की इतनी ही चिंता है तो वे सत्ता छोड़कर वसुंधरा राजे के साथ आएं और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बना दें। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कलह पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में आमने सामने की स्थिति है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आमने सामने हैं, जिसके चलते एक बार तो सरकार गिरने से बच गई। कुछ नहीं चल रहा, ये मीडिया की अफवाह है। पूरा बीजेपी परिवार एक है और मिलके काम करेंगे, उन्हें सत्ता में लाएंगे। तो उनकी इतनी चिंता है तो हाँ, सत्ता छोड़कर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बना दें, हम बड़े खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। बड़ा तो कांग्रेस में चल रहा है, जो पायलट साहब और गहलोत साहब आमने सामने खड़े हो गए और आमने सामने खड़े होने का परिणाम ये हुआ कि एक बार तो सरकार बच गई जैसे तैसे, लेकिन उस सरकार बचाने के चक्कर में जो एमएलएज हैं ये जनता को लूट रहे हैं, जनता त्रस्त है।